Am I audible? Yes, sir. Okay, okay, okay. Good evening, sir. Good evening, good evening. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, कल हमने डिसीजन ट्री का पूरी थ्योरी देख ली थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी थी, है ना। आज हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि पाइथन में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, कुछ चीजें वैसे ही रहेंगी, है ना। हमें ट्रेनिंग डेटा लेना है, हमें टेस्टिंग डेटा लेना है, हमें ठीक है अपने डेटा को स्प्लिट करना है, हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो डेटा भी हम बहुत तरीके से ले सकते हैं, तो कुछ काम वैसे ही रहेंगे। और फिर हमें अपनी एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, जो कि हमारी डिसीजन ट्री है। ठीक है, डिसीजन ट्री हमारा दोनों काम करेगा, क्लासिफिकेशन का काम भी करेगा, रिग्रेशन का भी काम करेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के काम के लिए हमारे पास ठीक है क्या फंक्शन होगा या क्या कंस्ट्रक्टर होगा, सिंपल सा एसके लर्न के अंदर ही है। यहाँ पर डिसीजन ट्री, जैसे डिसीजन ट्री की बात करें तो एसके लर्न हमारा, अगेन एसके लर्न इज अ फोल्डर। ठीक है, ट्री ट्री नाम की फाइल होती है, पाइथन फाइल है, और उस पाइथन फाइल के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। सिमिलरली वी विल बी हैविंग व्हाट, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ठीक है, सो इफ यू आर वर्किंग ऑन रिग्रेशन, आपको रिग्रेशन का काम करना है, देन यूज डिसीजन ट्री रिग्रेसर। क्लासिफिकेशन का काम करना है तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास KNN में था, तो KNN में जब हम बात कर रहे थे तो KNN नाम उसका KNN, एल्गोरिथम का नाम KNN है। ठीक है, विच हुज फुल फॉर्म इज व्हाट, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, और अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, पाइथन की बात करेंगे, तो उसका नाम क्या था, के नेबर्स क्लासिफायर। के नेबर्स क्लासिफायर। ठीक है, वहां पर KNN नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं, जो एसके लर्न के अंदर है। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज के नेबर्स क्लासिफायर। रिग्रेशन पे काम करना है तो के नेबर्स रिग्रेशन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे डिसीजन ट्री की, और हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। दैट्स व्हाई वी विल यूज डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, which is present in the Python file tree, and that Python file is present in the folder sklearn। तो सिंपल सा है, बस वही हम कर लेंगे, from sklearn.tree import decision tree classifier। रिग्रेशन पे काम करना है तो फ्रॉम sklearn.tree import decision tree regressor। ठीक है, तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पे की है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हमने CSV, वही आइरिस डेटा सेट यहाँ पर मैंने लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने दो कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला मैंने साफ साफ हेडिंग दे रखी है, डिसीजन ट्री ऑन आइरिस डेटा सेट। ठीक है, वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव न्यूमेरिक डेटा। अब हम बात करेंगे आज एक नए डेटा की, जिसमें हमारा न्यूमेरिक डेटा नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही बात कर लेते हैं। न्यूमेरिक डेटा पे हम पहले भी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने दो डेटा सेट लूंगा मैं, और दो अलग अलग कोड है। ठीक है, तो पहला तो हम जो हम नॉर्मली लेते हैं, जो हमेशा हम लेते हुए आए हैं, उस पर ही काम करते हैं। तो आइरिस डेटा सेट, और आइरिस डेटा सेट से आप बिल्कुल अच्छे से फैमिलियर हो गए हो, आपको अच्छे से पता है कि व्हाट एक्चुअली दिस डेटा कंटेन। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहले तो इस पर काम कर लेते हैं, इस पर डिसीजन ट्री लगा लेते हैं। बाद में हम ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे जिसमें न्यूमेरिक डेटा नहीं है, स्ट्रिंग डेटा है, तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीज देखेंगे। और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो आपके पास न्यूमेरिक डेटा है, या
न्यूमेरिक डेटा है तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन स्ट्रिंग डेटा है तो भी हम कैसे काम करेंगे उस पर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसीजन ट्री में हम ऐसा काम कर सकते हैं, हम किसी भी एल्गोरिथम में काम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो KNN है, चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, चाहे SVM है, ठीक है, किसी में भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हमारा स्ट्रिंग वाला डेटा है, हम उसको इंटीजर में या फ्लोट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो अभी मैं बताऊंगा उसको, ठीक है, लेकिन पहले हम जो जिस डेटा से हम फैमिलियर है अच्छे से, पहले हम उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने साफ साफ हेडिंग दे रखी है, डिसीजन ट्री ऑन आइरिस डेटा सेट वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। तो आइरिस डेटा सेट में आपको अच्छे से पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक है। अब वो इंटीजर फ्लोट कैसा भी हो सकता है, हमने कॉमन बात कर ली है न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। तो ये सारे जितने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने, रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया स्पीसीज को, DF स्पीसीज, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो भाई ड्रॉप कर दिया स्पीसीज को, वी आर हैविंग वन डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम है जिसके अंदर 5 कॉलम है। अब मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग करना है, तो 5 कॉलम से 5 में से 4 कॉलम अलग करने हैं, एक कॉलम अलग करना है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कर दिया, है ना, ये चीज मैंने आपको बता दी है पहले, ठीक है। इसके बाद मैंने लगाया क्या भाई, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ चुके हैं, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम एल्गोरिथम लगाने की कोशिश करते हैं, तो कहां पर है भाई, ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। तो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि डिसीजन ट्री क्लासीफायर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, तो इसका कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल कर दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। यही लाइनें बदलती हैं, आप कोई भी एल्गोरिथम लोगे देखो ये लाइन बदलेगी, एक तो फ्रॉम sklearn, ठीक है, डॉट, अब डॉट के बाद क्या आएगा, इट कैन बी लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, इट कैन बी SVM, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल में हमारे पास लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज और लासो आया था, 4 आए थे। फिर उसके बाद SVM पे काम किया, तो sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल की जगह क्या हो गया, डॉट SVM, ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्या आ गया, ट्री आ गया, तो sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है। तो एक लाइन ये बदलेगी और एक इसके बाद जो मॉडल है, जो कंस्ट्रक्टर है, उसको हमें कॉल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिट, प्रेडिक्ट, एक्यूरेसी, हमने वही स्टेप्स लगा दिए, बिल्कुल वही काम किया है, ठीक है। तो फिट लगाया, प्रेडिक्ट किया, मैंने प्रेडिक्ट किस पे कर लिया, अभी एक सिंगल डेटा पे कर दिया, ठीक है। अब यहां हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो मैं डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से स्प्लिट कर दूं, या मैं क्या कर दूं कि भाई जो मेरे पास डेटा है, अभी मेरे पास 150 रिकॉर्ड्स हैं, पूरे के पूरे 150 रिकॉर्ड्स पे मैंने ट्रेनिंग कर दी है, ठीक है। तो दिस थिंग डिपेंड्स ऑन यू कि वेदर यू वांट टू ट्रेन द एंटायर डेटा और यू वांट टू ट्रेन पार्शियल डेटा, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप पूरे डेटा पर ट्रेनिंग लगाना चाहते हो और टेस्टिंग में आप अपना डेटा देना चाहते हो, कर सकते हो। आप ये करना चाहते हो कि पूरा डेटा है उसमें से मैं थोड़ा सा डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज कर लूं, थोड़ा सा डेटा टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैंने क्या है, पूरे डेटा पर ट्रेनिंग कर दी है और एक बाद में टेस्टिंग में दे दी है। आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे डेटा में से आप पार्शियली, ठीक है, ट्रेनिंग में दे दो और पार्शियली आप टेस्टिंग में दे दो। तो जब मेजोरिटी किसके लिए रखेंगे, ट्रेनिंग के लिए, हमेशा मेजोरिटी किसके लिए रखी जाती है, ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा के भी काम कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट, ठीक है। तो वो भी कुछ नहीं है, वो भी बिल्कुल आसान है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसके बाद x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट y x अंडरस्कोर ट्रेन x अंडरस्कोर टेस्ट y अंडरस्कोर ट्रेन y अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसमें x और y पास कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देंगे, रैंडम स्टेट दे देंगे, ठीक है, एक रैंडम स्टेट दे दिया, एक टेस्ट साइज दे दिया, हो गया स्प्लिट, ठीक है। फिट मेथड लगाएंगे एक्स ट्रेन पर और प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट पे हम एक्स टेस्ट कर देंगे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो भाई ये हो गई, यहाँ पर आगे एक्यूरेसी, ठीक है। तो बाकी सारा काम बिल्कुल वैसे ही हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ तक पहले रन कर देता हूँ। तो पहले लेते हैं ये फाइल, ठीक है, तो लोकल रिपोजिटरी में रख लेते हैं। ओके, तो अब इतने जितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये मैं रन करता जा रहा हूँ, और कोई भी इसमें
कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये सारा काम हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सारे ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएंगे। एक मैंने टेस्ट डेटा दिया है, ठीक है, सिंपली आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग वन टेस्ट डेटा। वन टेस्ट डेटा मतलब हमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, मैंने एक रिकॉर्ड दिया है, सिर्फ एक रिकॉर्ड दिया है, और उसको वो बता देगा कि अगर ये सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ है तो दैट फ्लावर इज व्हाट, वर्जिनिका। उसने बता दिया कि ये वर्जिनिका है। अब बाद में मैंने एक्यूरेसी को चेक किया तो 100% एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, तो यहां तक इस कोड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब नया क्या है इसमें, ठीक है, अब नई चीज देखते हैं। एक तो हम यहाँ पे जो डिसीजन ट्री बना है, हमने यहाँ पे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लगा दी है, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लग रही है, फिट ट्रेनिंग भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, एक्यूरेसी भी आ रही है। ठीक है, लेकिन इफ वी वांट टू विजुअलाइज द डिसीजन ट्री, अगर हम देखना चाहते हैं कि डिसीजन ट्री कैसा बना है, कल जैसे मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था कि भाई डिसीजन ट्री बन रहा है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू विजुअलाइज द डिसीजन ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, ठीक है, पाइथन कोड, अगर मैं विजुअलाइज करूं कि कैसा इसका डिसीजन ट्री बना होगा, ठीक है, तो ये चीज आप बना सकते हो। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई सिग्मोइड फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी आती है 0-1 के बीच में, तो एस कर्व जैसा आता है, तो हमने उसको विजुअलाइज किया था मैटप्लॉटलिब से, तो वो चीज हमें दिख रही थी। ठीक है, सिमिलरली हियर यहां पर मैं डिसीजन ट्री को देखना चाहता हूं कि जो डिसीजन ट्री बना है वो एक्चुअल में किस तरीके से बना है। ठीक है, अब कॉपी पे तो हमने बना दिया, लेकिन यहां कोड में कैसे बनेगा, तो ये चीज भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं, और बहुत ही आसान है डिसीजन ट्री को, ठीक है, प्लॉट करना, विजुलाइज करना है हमें, और ये देख के आपको एक अच्छा फील आएगा कि हाँ वाकई हमारा डिसीजन ट्री इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा कोड है, सिर्फ 4 लाइन का कोड है जिससे आपका डिसीजन ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो भाई 4 लाइन का कोड क्या है वो देखो भाई, सिंपल सा कुछ नहीं किया है, मैटप्लॉटलिब को मैंने इंपोर्ट किया, ये आपको पता ही है। ठीक है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा। अब इस स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक फिगर नाम का फंक्शन यूज किया है। ठीक है, पीएलटी डॉट फिगर, और फिगर में मैंने सिर्फ क्या किया है भाई, जो भी डिसीजन ट्री बनेगा, वॉट एवर द डिसीजन ट्री विल बी प्लॉटेड, जो भी डिसीजन ट्री बनेगा वो मैं मान लिया है कि एक बॉक्स के अंदर आ रहा है, या वर्चुअल बॉक्स मान सकते हैं, या कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, भाई कितना स्पेस हॉरिजॉन्टली ऑक्यूपाई करेगा और कितना स्पेस वर्टिकली ऑक्यूपाई करेगा। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि कितनी बिड्थ लेगा, कितनी बिड्थ लेगा, कितनी हाइट लेगा, कितनी बिड्थ लेगा, कितनी हाइट लेगा, तो हम यहां पर ये दे सकते हैं। तो मैंने फिगर साइज का जो एट्रीब्यूट है वो है फिक्स साइज, लेकिन हमें फिगर फंक्शन में पास करना पड़ेगा, तो मैंने अपने साइड से ऐसे ही दे दिया। ये बिड्थ है एक्चुअल में, पहला वाला जो वैल्यू है वो बिड्थ है, 15 जो लिखा है वो बिड्थ है, 10 जो लिखा है उसके हाइट है। ठीक है, सो 15 बिड 10 हाइट, आप रैंडमली आप कुछ भी दे दो अपने साइड से। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो दे दिया भाई कि इस इतने एरिया में आ जाना है, भाई जो भी डिसीजन ट्री बन के आएगा वो इतने एरिया में आ जाए। ठीक है, तो इसमें आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हो, विड्थ और हाइट आपको देनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि भाई इतने स्पेस में आएगा। अब आएगा क्या, आएगा डिसीजन ट्री, वो कैसे प्लॉट होगा, तो उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, वो भी sklearn डॉट ट्री के अंदर है। सो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट plot underscore tree, this is the constructor that you have to call, which is again present in sklearn dot tree. ठीक है, इतना अच्छा फंक्शन है ये कि आपके डिसीजन ट्री को बना देगा। यही फंक्शन आप रेस्पॉन्सिबल है डिसीजन ट्री बनाने के लिए। ठीक है, और वो भी कहां पर है, sklearn डॉट ट्री के अंदर। तो प्लॉट अंडरस्कोर ट्री हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को इंपोर्ट किया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और इसमें आपको क्या पास करना है, इसके अंदर पास कर देना है वो मॉडल जो आपने बनाया था, जिसकी आपने ट्रेनिंग की थी, टेस्टिंग की थी, एक्यूरेसी निकाली थी, वो मॉडल इस ट्री में, वो मॉडल इस फंक्शन में पास कर दो। तो हमने कर दिया वो मॉडल पास, और उसमें एक कीवर्ड पैरामीटर दिया फिल्ड मतलब कि भाई जो भी ट्री बनकर आएगा उसमें वैल्यू फिल होकर आए, उसमें दिखाई दे कि भाई ये कॉलम का नाम है, और नॉट ओनली द कॉलम नेम, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी, उसके अंदर ये भी बताएगा कि इसका गिनी इंडेक्स कितना है, गिनी इंप्योरिटी कितनी है, मतलब जो हमने गिनी इंप्योरिटी कैलकुलेट की थी कल, वो गिनी इंप्योरिटी यहाँ पर कैलकुलेटेड दिखाएगा कि इस नोड के लिए इतनी है, इस नोड के लिए इतनी है, इस नोड के लिए इतनी है। ठीक है, तो देखो मैं इसको चलाता हूं,
ठीक है, सिर्फ 4 लाइन का कोड है ये। ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूं, देन यू विल गेट द डिसीजन ट्री। नाउ सी दिस, यस, वी आर गेटिंग दिस बाय दिस डिसीजन ट्री। देखो इतना बड़ा आपका ये डिसीजन ट्री आया है। ठीक है, और सब में दिखा रहा है कि गिनी इंप्योरिटी कितनी आ रही है। और मैंने कल बताया था कि जहां एंट्रोपी या गिनी, अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गिनी यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी और गिनी का काम एक ही होता है। गिनी और इम्प्योरिटी, गिनी और एंट्रोपी का काम एक ही होता है। क्या होता है, कोई मेरे को बताए जल्दी से। गिनी और एंट्रोपी का काम क्या था, और जल्दी से। स्प्लिट होगा कि नहीं होगा सर? सर और स्प्लिटिंग बताओ। और स्प्लिट करने की जीरो। जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्प्लिट करने की जरूरत, फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, फर्दर स्प्लिट कब नहीं होगा, जब प्योर स्प्लिट सब होगा। जीरो, प्योर यस, स्प्लिट जीरो आ जाता है। प्योर स्प्लिट। ठीक है, प्योर स्प्लिट, इसका मतलब है एंट्रोपी या तो जीरो हो या गिनी इंडेक्स जीरो हो, या तो एंट्रोपी जीरो हो या गिनी इंडेक्स जीरो हो। अच्छा, ठीक है, प्योरिटी के लिए मतलब प्योर स्प्लिट है या नहीं, उसके लिए या तो एंट्रोपी जीरो हो या गिनी इंडेक्स, गिनी इंप्योरिटी जीरो हो। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू एंट्रोपी में कितनी जाती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी? 1 1। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिनी इंप्योरिटी? 0.5। 0.5। 0.5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो इसने बाय डिफॉल्ट जो हमने डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, उसमें इसने, अब दोनों में से काम तो दोनों के एक ही है, काम दोनों के एक ही है, तो दोनों में से एक यूज करेगा। अब बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये गिनी यूज करता है, बाय डिफॉल्ट ये गिनी इंप्योरिटी यूज करता है। तो आपके जो इस फिगर में जो आप वैल्यू आ रही है वो एंट्रोपी ना आके गिनी इंडेक्स आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, गिनी इंप्योरिटी आ रही। तो गिनी इंप्योरिटी आप देख सकते हो हर एक नोड पे उसने गिनी इंप्योरिटी निकाली है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में जो, अच्छा गिनी इंप्योरिटी रूट नोड की हमेशा 0.5 से ग्रेटर होगी, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है रूट नोड वाला, रूट नोड वाला एक एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है, जहां पे गिनी इंडेक्स, गिनी इंप्योरिटी 0.5 से ज्यादा आ सकती है। ठीक है, सिर्फ रूट नोड, उसके नीचे कभी नहीं आएगा। तो देखो, ठीक है, रूट नोड की ज्यादा होगी, उसके नीचे कभी भी गिनी इंडेक्स अगर कहीं पे जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि प्योर प्योर है, प्योर स्प्लिट है और फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, यानी कि वो लीफ नोड होगा। तो कहीं पर भी देखो गिनी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो देखो ये आ रही है ना रेड, ये येलो पोर्शन है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा ब्राउन पोर्शन है, ब्राउन पोर्शन में देखो, यानी कि पहले रूट नोड के जस्ट लेफ्ट वाला देखो गिनी की वैल्यू जीरो आ रही है, क्या उसका फर्दर स्प्लिट हुआ है क्या? क्या नो फर्दर सर। स्प्लिट नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है। और देखो, और कहीं पर भी देखो अगर गिनी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, ठीक है, तो स्प्लिट होगा। देखो कहीं पर भी देखो, आप नोटिस करो, देखो पूरे फिगर में, पूरे फिगर में देखो, जहां जीरो हो जाएगा उसके बाद स्प्लिट नहीं होगा। देख लो कहीं पर भी देख लो आप। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया है ना, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करो कि भाई ये x2 क्या है, अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं x2 क्या चीज है, तो x2 देखो यहाँ पर जो, जैसे हमने कल फीचर्स के नाम लिए थे, जैसे मैंने बोला कि आउटलुक ले लो, सनी है, रेनी है ना, या थर्ड वाला क्या कैटेगरी थी, ओवरकास्ट। ठीक है, ओवरकास्ट है ना, ओवरकास्ट, तो वो आएगी, या आउटलुक फीचर का नाम आया, तो वो फीचर का नाम ना लिख के वो क्या करता है, इंडेक्सिंग कर देता है। जैसे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ है, तो एक्स क्या, व्हाट इज एक्स? एक्स इज द कलेक्शन ऑफ सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो सेपल लेंथ का इंडेक्स जीरो है, तो x0, x1, x2, x3 हो गया, x0, x1, x2, x3 हो गया। तो यहाँ पे फीचर का नाम ना लिख के वो क्या यूज करेगा, x0, x1, x2, x3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x2 लिखा हुआ है, x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, ये लिखा हुआ है, फिर गिनी की वैल्यू दे रखी है, सैंपल्स कितने हैं स्टार्टिंग में सैंपल्स। अब सैंपल्स जो हमने कल यस और नो किए थे, यस और नो किए थे कि भाई 9 यस है, 5 नो है, फिर नीचे डिवाइड होता चला गया। तो वही चीज है, स्टार्टिंग में देखो 50-50 रिकॉर्ड्स हैं, जो वैल्यू में दिखा रहा है 50-50, 50 सेटोसा के, 50 वर्सिकलर के, 50 वर्जिना के, तो ये डिवाइड होता चला गया। अब यहां पर आप देखो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर गिनी की वैल्यू जीरो है, गिनी की वैल्यू जहां पर जीरो है, मैंने आपको बताया कि ये प्योर स्प्लिट है क्योंकि गिनी की वैल्यू जीरो है।
अच्छा प्योर स्प्लिट में भी देख लेते हैं कि प्योर स्प्लिट कैसे हुआ। तो नीचे वैल्यू देखो 50-0-0 50-0-0 50-0-0 का मतलब है कि 50 सेटोसा के हैं और वर्सिकलर और वर्जिनिका के है ही नहीं। तो क्या आगे जाने की जरूरत है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब वर्सी कलर का एक भी एलिमेंट है नहीं, वर्जिनिका का एक भी एलिमेंट है नहीं, तो इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि ये सेटोसा के तो है सारे, इसीलिए आगे गया ही नहीं। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाई यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सेटोसा का ही है, इसीलिए तो फर्दर आगे जा नहीं रहा है। और वही चीज हमने गिनी इंडेक्स से देखा, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड में देखेंगे तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 0-50-50 है, 0-50-50 है, मतलब उसमें वर्जिनिका भी है और वर्सी कलर भी है, मिक्सअप है। तो ये करते करते पूरा पूरा ये रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन ट्री सिर्फ 4 लाइन में आपका डिसीजन ट्री बन गया है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा किसी को एंट्रोपी चाहिए तो एंट्रोपी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर एंट्रोपी करने के लिए देखो यहाँ पे आप कर्सर ले जाओ और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ sklearn लाइब्रेरी, ठीक है। हम गूगल पे भी सर्च करके कर सकते हैं। और मैं इसका थोड़ा सा डिसीजन ट्री जो क्लासीफायर है वहां पर जाके कर्सर, अपना कर्सर ले जाओ, ठीक है, हॉवर कर दो, थोड़ा सा हॉवर कर दो तो आपका ये दिखाने लगेगा, पूरा कंस्ट्रक्टर दिखाने लगेगा कि व्हाट पैरामीटर यू कैन पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि इस कंस्ट्रक्टर, जितने भी कंस्ट्रक्टर, चाहे लीनियर रिग्रेशन का है, चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है, चाहे रिज का है, चाहे लासो का है, चाहे एसवीएम का है, चाहे केएनएन का है, ठीक है, जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टर में एक भी पैरामीटर नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। और वो जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरामीटर्स, और उन्हीं हाइपर पैरामीटर्स की हम ट्यूनिंग करते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट बेटर रिजल्ट्स then we can change these values, we can change the values of hyper parameters। तो कभी कभी जैसे आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है तो there can be several reasons, there can be many factors by which your accuracy is not coming good, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका हो सकता है कि डेटा में गड़बड़ी है, हो सकता है मिसिंग वैल्यू हो सकता है रॉन्ग डेटा हो, ठीक है, हो सकता है आपने अच्छे से प्री प्रोसेसिंग नहीं की हो, ठीक है, हो सकता है कि आपने रैंडम स्टेट सही नहीं लिया है, हो सकता है कि आपने, जैसे केएनएन की बात करूंगा तो केएनएन में के की वैल्यू सही नहीं ली है, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके अंदर उसको आपने सही से ट्यून नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए बहुत बार जैसे आप लोगों ने भी क्वेश्चन किया है कि सर ये भी लॉजिस्टिक भी भाई क्लासिफिकेशन कर रहा है, एसबीएम भी क्लासिफिकेशन कर रहा है, केएनएन भी क्लासिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, डिसीजन ट्री भी क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सा अच्छा है। तो मैंने इसका रीजन बताया था, वी कैन नॉट से कि दिस इज बेस्ट अमंग ऑल द एल्गोरिथम्स, वी कैन नॉट से दिस, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। जैसे सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स होती हैं तो सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स में हम कह देते हैं, ठीक है, जैसे सॉर्टिंग में आप देखोगे आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, ठीक है, बकेट सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। लेकिन वहां पर हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम बेस्ट है। अगर डेटा आपका ऑलरेडी सॉर्टेड होता है तो ये एल्गोरिथम बेस्ट होती है, अगर रिवर्स सॉर्टेड होता है तो ये एल्गोरिथम बेस्ट होती है, रैंडम डेटा होता है तो ये बेस्ट है, तो वहां हम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़े, एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटेड, यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया था डेटा साइंटिस्ट को साइंटिस्ट इसीलिए हो जाता है और कोई वजह नहीं है भाई, हम और कोई नाम भी तो दे सकते थे, ठीक है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट ही क्यों बोला, तो साइंटिस्ट का मतलब वो एक्सपेरिमेंट करेगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा या बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आज या कल में आपको ये जितनी भी एल्गोरिथम हमने की है, चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, चाहे एसवीएम है, हार्दिक, ठीक है। तो अभी मैं सारे कंपैरिजन, ठीक है, आज या कल देखेंगे,
हम कोड देखेंगे, मैं चारों एल्गोरिथम को लेके चलूंगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी लेके चलूंगा, ठीक है, एसवीएम भी लेके चलूंगा, केएनएन भी लेके चलूंगा, डिसीजन ट्री, और चारों एल्गोरिथम लगा के हम डिसीजन ट्री भी लगाएंगे, और चारों एल्गोरिथम लगा के हम देखेंगे कि भाई इससे ये एक्यूरेसी आ रही है, इससे ये एक्यूरेसी आ रही है, इससे ये एक्यूरेसी आ रही है, और ये इससे ये एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। और फिर सभी के हम उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो कंस्ट्रक्ट है, उसको मैं हाइपर ट्यून कर सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। हमें डेटा भाई कहे, भाई हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हमें क्या पता डेटा किस तरीके का है, हो सकता है नया डेटा है। अभी हम जितना भी सीख रहे हैं, ये हम क्या सीख रहे हैं, हम ये क्या है, आप एक तरीके से मानो कि ये हमारे क्या है, टूल्स हैं जिसको हम सीख रहे हैं, हम चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे हथियार होते हैं ना, सिंपल सा आप ये देखो कि भाई आपके पास हथियार आ गए, अब उन हथियार को चलाना तो आना चाहिए, ठीक है। अब ये मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये वाला हथियार है, मेरे पास ये वाला हथियार है, अब चलाना आता नहीं है, ठीक है। जब टाइम आया लड़ने का तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो आपको इन चीजों को, आप इन चीजों से खेलो, ठीक है। आप चीजों को चलाना आना चाहिए कि भाई लीनियर रिग्रेशन हम ये काम कर सकते हैं, हम उसके, आपको आगे जाके क्या करना है, आगे जाके हम यही चीज सीखेंगे कि हम इनके जो पैरामीटर्स है उस पर कैसे काम करें, ठीक है। तो ये चीज सीखनी, तो हमें जब चलाना आ जाएगा, जब ये सारी चीजें चलाना आ जाएंगी, तो जब हमें एक नया डेटा मिलेगा, हमें नहीं पता आगे फ्यूचर में आके क्या नया डेटा मिला, तो हमें पहले डेटा को समझना है, ठीक है। डेटा को समझने के बाद हम अलग अलग एल्गोरिथम्स लगा के देखेंगे, ठीक है। और जितने भी आप देखोगे चाहे रिसर्च है कहीं पर भी, तो हम उसमें सारी चीजें लगा के देखते हैं, ठीक है, सारी एल्गोरिथम लगा के देखेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे यस कि ये वाली एल्गोरिथम लगाने पर, ये वाले पैरामीटर्स लेने पर ये इतनी एक्यूरेसी दे रहा है, और इन सबसे जब मैंने कंपेयर किया तो ये एल्गोरिथम बेस्ट दे रही है इस वाले रिजल्ट पर, ठीक है। तो कभी हम स्टार्टिंग में नहीं कह सकते कि ये हमेशा बेस्ट देगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया है डिसीजन ट्री, ठीक है। ये सारा टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है और वही चीज यहाँ पर इसको प्लॉट करके दिखा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, हॉवर, ठीक है, यहाँ पे हॉवर किया मैंने। तो आप उस कंस्ट्रक्टर पे हॉवर करोगे तो आपके पास, ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने पैरामीटर्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास, आप देखो यहाँ पे लिखा है क्राइटेरियन इक्वल्स टू गिनी, आप देख सकते हो, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्राइटेरियन इक्वल्स टू गिनी, यस सर। दिख रहा है, ठीक है। ये गिनी है, ये गिनी यही बता रहा है कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने दो पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपको हो सकता है तीन दिख जाए, है ना। हमने एंट्रोपी पढ़ा है, गिनी पढ़ा है, ठीक है। एक लॉग लॉस और होता है, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे नहीं दिया है, और इस जो मैं अभी गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ वहां पे ये दिया ही नहीं है, थर्ड वाला, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, दो दे रखे हैं, गिनी और एंट्रोपी। तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस क्राइटेरियन, ठीक है। जो क्राइटेरिया दे रखा है, जो क्राइटेरियन देख रखा है, इसकी वैल्यू को हम ओवरराइड कर सकते हैं। हमें गिनी इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें एंट्रोपी पे काम करना है, ठीक है, एंट्रोपी पे। तो मैंने आपको बताया था कि गिनी गिनी को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, गिनी को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एंट्रोपी। क्यों दी जाती है? क्योंकि मैंने बताया था एंट्रोपी में क्या होता है, एंट्रोपी में लॉग कैलकुलेट करना पड़ता है, जबकि गिनी में लॉग नहीं कैलकुलेट करना पड़ता। तो गिनी को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी, और बाय डिफॉल्ट भी गिनी होता है। बट इफ यू वांट टू चेंज इट टू एंट्रोपी देन यू कैन चेंज इट। तो क्या लिखना पड़ेगा, क्राइटेरियन इक्वल्स टू गिनी हटा के क्राइटेरियन इक्वल्स टू एंट्रोपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो मैं करता हूँ क्राइटेरियन इक्वल्स टू एंट्रोपी, ठीक है, ये मैंने कर दिया। नाउ आई एम अगेन रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। अब ये देख लेते हैं फिगर में, ठीक है, क्या आ रहा है। तो इसको मैंने दोबारा से रन किया, ठीक है। नाउ यू कैन सी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिनी इम्प्योरिटी इट इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। और देखो एंट्रोपी, जहां एंट्रोपी फिर जीरो, जीरो पे प्योर स्प्लिट है, जीरो पे प्योर स्प्लिट है, और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो हमारी आ रही रूट नोड को छोड़ के, रूट नोड को छोड़ के, ठीक है, 1 जाएगी मैक्सिमम। तो एंट्रोपी आप देखो कहीं कहीं पे 0.918 है, 0.918 भी दे रखी है, ठीक है। तो देखो एंट्रोपी आ गया, ठीक है। तो एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी का काम एक ही है, और वो यही पता लगाता है कि प्योर स्प्लिट है या नहीं, ठीक है। तो वो हमारा फिगर से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। यस, नो, आगे बढ़े, है ना। यस सर। ठीक है,
चलो अब करते हैं दूसरे डेटा सेट पे काम। दूसरे डेटा सेट पे मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो कैसे क्लासिफाई होगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये तो आइरिस डेटा सेट था जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में न्यूमेरिक डेटा था, सेपल लेंथ थी, सेपल विड्थ थी, पेटल लेंथ थी, पेटल विड्थ थी। अब हमारे पास जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था, कल क्या एग्जांपल लिया कि भाई वो क्रिकेट खेलने जाएगा या नहीं जाएगा, या टेनिस खेलने जाएगा या नहीं जाएगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि भाई बाहर का मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो कोई न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, वो अगर बताएगा कि मौसम सनी है या बारिश हो रही है, रेन हो रही है, टेम्परेचर बताएगा लो है हाई है, तो कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कि वो टेनिस खेलने जाएगा या नहीं जाएगा, क्रिकेट खेलने जाएगा या नहीं जाएगा, फिर भी हम बता रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग द डेटा लाइक दिस वन, ठीक है, लाइक स्ट्रिंग डेटा, so in that case how you can classify? Yes, in this case also we can classify the data. ठीक है, तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। ये जो भाई आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें भी जो क्लास, अगर डेटा देखोगे तो उसने यही तो बताया है कि या तो सनी है या ओवरकास्ट है या रेनी है, तो वो भी तो ज्यादा नहीं है भाई, या तो सनी होगा या ओवरकास्ट होगा या रेनी होगा। और टेम्परेचर में भी देखें, अगर सेकंड कॉलम की बात करें तो वहां पर भी कोई ज्यादा ऐसा डेटा नहीं है कि हाई है, लो है, मॉडरेट है, तीन चीजें हैं। तो सीजन, अगर बाहर का मौसम देखेंगे तो वो भी तीन वैल्यूज हैं, यहाँ पर दो है, तीन है, जितनी भी है, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। और फिर आगे ह्यूमिडिटी की बात करें तो वहां पर भी लो हाई में वो बता रहा है। तो हम करेंगे क्या, वी कैन कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग डेटा इनटू न्यूमेरिक डेटा, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिक डेटा पे, क्योंकि देखो न्यूमेरिक डेटा में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी है तो इट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है देन वी विल कन्वर्ट इट। ठीक है, सो फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग डेटा इनटू न्यूमेरिक डेटा, कॉलम में अगर स्ट्रिंग डेटा है उसको आप न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हो, और कैटेगोरिकल वैल्यू है ना, ऐसा नहीं है कि 150 रिकॉर्ड्स हैं या 200 रिकॉर्ड्स हैं तो सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग नहीं है। मतलब कहीं कहीं पर हाई है, कहीं कहीं पर मॉडरेट है, कहीं कहीं पर लो है। तो ऐसे डेटा को हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाई को बोल दिया 1, या हाई को बोल दिया 2, मॉडरेट को बोल दिया 1, और लो को बोल दिया 0। तो इस तरीके से अगर कोडिंग हो जाती है तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हम समझ में आ गया कि 2 का मतलब हाई होता है, 1 का मतलब मॉडरेट होता है, 0 का मतलब लो होता है। ऐसे ही अगर सीजन की बात करें, ठीक है, मौसम की बात करें, तो एक कंसिडरेशन आ जाएगा। अब कंसिडरेशन कोई जरूरी नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कि हाई के लिए मैंने 2 कर दिया, मॉडरेट के लिए मैंने 1 कर दिया, 0 के लिए लो कर दिया है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाई के लिए ही 2 क्यों किया। कोई जरूरी नहीं हाई के लिए 2, आप हाई 0 को एज्यूम कर लो, लेकिन एक बार जो एज्यूम कर लिया है फिर वही एजम्पशंस टेस्टिंग में लेनी है। मतलब टेस्टिंग में फिर ये नहीं होगा, अगर आपने हाई अगर 2 को माना है या हाई अगर 0 को माना है तो टेस्टिंग में भी फिर हाई उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 हमेशा हाई के लिए होगा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब ये काम हम मैनुअली नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम हम मैनुअली नहीं करेंगे, है ना। हम मैनुअली कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टफ है ना, फालतू में हम मैनुअली सनी को दे रहे हैं, है ना, और रेनी को दे रहे हैं, फिर अलग अलग कॉलम्स भी है आपके पास। तो ये हम मैनुअली नहीं करेंगे, ये हम करेंगे, इसमें होता है एनकोडिंग यूज होती है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर्स है ना, एनकोडिंग करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के एनकोडिंग जनरली हम यूज करते हैं, एक होती है लेबल एनकोडिंग और एक होती है वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, एक होती है लेबल एनकोडिंग, एक होती है वन हॉट एनकोडिंग। तो अभी इसके लिए हम यूज करेंगे, डिसीजन ट्री के लिए हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं लेबल एनकोडिंग। ठीक है, तो लेबल एनकोडिंग यूज कर लेंगे। तो लेबल एनकोडिंग इतनी अच्छी एनकोडिंग है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हॉट के लिए 2 जाएगा, हॉट के लिए आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सब काम करके देगा वो। ठीक है, तो देखो भाई कैसे यूज होगा। ठीक है, तो आते हैं भाई नीचे, समझते हैं इस चीज को। मैंने हेडिंग दिख रखी है, लिख रखी है, डिसीजन ट्री ऑन द डेटा सेट वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डज नॉट हैव न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अब देखो डेटा सेट में वही लेता हूँ ओवरकास्ट वाला, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वही है, कल वाला डेटा है ना। तो फिर भी एक बार मैं आपको दिखा दूं पहले।
देखो सब कुछ बिल्कुल वही डेटा है जो कल लिया है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। आउटलुक लिया बिल्कुल वही वैल्यूज हैं, टेम्परेचर लिया बिल्कुल वही वैल्यूज हैं, ह्यूमिडिटी लिया, विंड ली, और प्ले खेलेगा या नहीं खेल पाएगा। ठीक है, मौसम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, विंड की वजह से वो खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो डेटा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्ले डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओबियसली प्ले डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो भाई सब में स्ट्रिंग डेटा है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा आपने देख लिया है, आते हैं कोड पर। ठीक है, तो भाई प्ले नाम की CSV फाइल है ये फाइल मैंने मैनुअली बनाई थी। ठीक है, कोई गूगल पे नहीं मिली है, मैनुअली मैंने फाइल बना दी थी। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, वही स्टेप है। ठीक है, कि चारों के चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वही मैंने कोड लगाया, वही डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, वही सारा काम किया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ ये है कि कभी भी आप कोड में लिखते हो, ठीक है, कोड में जब आप लिख रहे हो तो कोई चीज गलत है तो आप या तो हटा दोगे या कमेंट बना दोगे, तो मैंने इसको हटाया नहीं है। ठीक है, जानबूझ कर नहीं हटाया, मैं हटा भी सकता था। ठीक है, मैंने जानबूझ के लिखा रहने दिया, इसलिए लिखा रहने दिया क्योंकि आपने, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, आपके पास डिसीजन ट्री क्लासीफायर है, आपने लगा दिया फिट मेथड। ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर आपने लगा दिया है, कोई दिक्कत उसका अभी, अभी डिसीजन ट्री क्लासीफायर लगाया, उसको इंपोर्ट किया, और आपने डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया है, और डेटा भी अलग है, डेटा अभी अलग है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अभी इसकी बाइंडिंग नहीं हुई है, इसकी कोई बाइंडिंग नहीं हुई है, अभी आपने ये वाला डेटा उठाकर इसके कंस्ट्रक्टर को दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक मशीन है। ठीक है, ये एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर है, कंस्ट्रक्टर है, ये दो लाइन से लिखा है मैंने, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ये क्लासीफायर है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, और ये इंडिपेंडेंट डेटा है और डिपेंडेंट डेटा है। तो अभी इसकी बाइंडिंग ही नहीं हुई है। तो बाइंडिंग कैसे होती है भाई, ये वाला डेटा उठा के आप इस वाले मशीन को दो, कैसे, फिट मेथड, मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, मैंने फिट मेथड लगाया, और फिट मेथड लगाया तो भाई ये देने लगा एरर। ठीक है, ये एरर देने लगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड वेट करना है ना।
ओके, एक सेकेंड वेट करना है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस, ऑडियो आ रहा है? यस सर। ओके ओके, अभी दो तीन चीज इकट्ठी हो गई। चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थे हम। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन सेविंग हैज बीन पेंडिंग फॉर 2 मिनट्स, तो दोबारा से चलाना पड़ेगा। Sun is already running. ओके, प्ले वाली फाइल भी ले लेते हैं। अभी मैंने प्ले वाली फाइल भी नहीं ली है इसमें। ठीक है, तो प्ले वाली फाइल और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो दोबारा से रन कर देते हैं क्योंकि प्ले वाली फाइल हमने ली नहीं थी। तो इसको मैं दोबारा से रन ऑन। ओके ठीक है, तो हम ऊपर आ गए। इसको देखो भाई, ठीक है, तो ये हमारा पूरा, ये देखो प्ले फाइल। ठीक है, ये इस पे हम काम कर रहे थे। तो रीड अंडरस्कोर CSV हमने जो फाइल बनाई थी, वो फाइल का डेटा भी दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे तो ड्रॉप, ठीक है, ये मेथड हमने लगाया। और उसके बाद क्लासिफिकेशन का काम किया, तो ये मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि ये चीजें हमें क्लियरली पता है। और ये जो मैंने कमेंट में लगा रखा था, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है, ये कमेंट में काम कर रहे थे, तो ये मैंने कमेंट बना रखा था और मैंने फिट मेथड लगा रखा था। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आई? फिट मेथड काम क्यों नहीं किया? एरर क्यों आ रही है? एरर क्यों आ रही है? सर क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है। यस, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है। क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, आप अब कभी भी देखो, ये जो जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, जितने भी कैटेगरिकल वैल्यू हैं, आप क्या कर रहे हो? ग्राफ प्लॉट करते हो। तो ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास वैल्यूज होते हैं एक्स वाई प्लेन में। अगर आपको वैल्यूज प्लॉट करनी है, या कोई भी, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपल सा, अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं कि भाई क्लासीफाई करना है, भाई तुम अलग मैं अलग, ठीक है, सिंपल सी बात, तो एक बाउंड्री बनती है ना। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बाउंड्री बनती कैसे है। हो? अब है रावत, ठीक है, तो सिंपल सी एक बाउंड्री बनती है कि भाई ये चीज अलग और ये चीज अलग, तो बाउंड्री बनती है। तो वो बाउंड्री जो बन रही है, वो डिसीजन बाउंड्री जो बन रही है, वो क्या है? वो लाइन हो सकती है, वो हाइपर प्लेन हो सकता है। तो वो क्या है? पॉइंट्स को जो अलग कर रही है। तो पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स में तो न्यूमेरिकल डेटा है ना। ठीक है, पॉइंट्स में न्यूमेरिकल डेटा है, तो हमें न्यूमेरिकल डेटा बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको मैंने बना दिया था कमेंट, और मैंने लाइन को हटाया नहीं था। लाइन को इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज आए कि फिट मेथड हमें लगाना चाहिए, और फिट मेथड हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो भाई इसको मैंने बना दिया कमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ दोबारा रन। कमेंट है, ठीक है, तो दोबारा रन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब लगाइए मैंने लेवल एनकोडर, लेवल एनकोडर लगाया। ठीक है, तो लेवल एनकोडर लगाया तो देखो कैसे लगेगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने एसक्यूएल के अंदर प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप में आता है। प्री प्रोसेसिंग नाम से समझ में आता है, मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले, प्रोसेसिंग करने से पहले। ठीक है, प्रोसेसिंग करने से पहले मतलब जो आपको एक्चुअल काम करना है, जो आपको एक्चुअल ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, ट्रेनिंग देनी है, टेस्टिंग करनी है,
तो ट्रेनिंग से भी पहले भाई फिट मेथड क्या कर रहा था, फिट मेथड ट्रेनिंग ही तो कर रहा था। फिट मेथड किस लिए होता है, ट्रेनिंग देने के लिए। तो ट्रेनिंग लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं लग पा रही है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कब लग पाएगी, ट्रेनिंग लग पाएगी बाद में, पहले आप उसको प्री प्रोसेस कर लो। तो पहले हम इसको प्री प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तब हम ट्रेनिंग के लिए देंगे इसको। तो ट्रेनिंग के लिए कब देना है, जब हम इसको प्री प्रोसेस कर ले। प्री प्रोसेस का मतलब है आपका जो डेटा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें तो स्ट्रिंग डेटा है, पहले आप उस डेटा को तो सही करो। जब उस डेटा को सही कर लोगे तब आप ट्रेनिंग के लिए दो, ठीक है। तो उस डेटा को हम करेंगे पहले सही, ठीक है। तो इसको हमने सही किया। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रिंग डेटा है या न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। ये भी बात याद रखो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रिंग डेटा है या न्यूमेरिकल डेटा है। कभी भी हमने आइरिस डेटा सेट में सेटोसा है, वर्सिकलर है, वर्जिनिका है, हमारा आंसर या तो 0 1 2 में आया है, या फिर क्लासिफिकेशन में वो ये भी दे रहा है कि भाई वर्सिकलर है या वर्जिनिका है या सेटोसा है, वो बता रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में आपका स्ट्रिंग है, न्यूमेरिकल है, इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लासिफाई करके दे देगा। लेकिन लाइन जो बना रहा है, ट्रेनिंग किस पे कर रहा है, ट्रेनिंग तो किस पे कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पे कर रहा है ना। तो वो तो न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, तो उसके लिए लगाया प्री प्रोसेसिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल के अंदर प्री प्रोसेसिंग नाम का पाइथन फाइल होती है, जिसके अंदर लेबल एनकोडर और वन हॉट एनकोडर और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेबल एनकोडर लगा दिया है, लेबल एनकोडिंग करेगा। अब जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सबको करना है, ठीक है, एनकोडिंग। तो 4 बार मैंने लेवल एनकोडर को कॉल किया, 4 बार लेवल एनकोडर को कॉल किया और अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। अब कैसे एनकोडिंग करेंगे भाई, आपको स्ट्रिंग डेटा को न्यूमेरिक डेटा बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनिशियली जो हमारा डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, जिसमें 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पांचवा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ कॉलम बढ़ाऊंगा, कुछ कॉलम बढ़ाऊंगा। तो कॉलम बढ़ाने का मतलब क्या है कि आउटलुक की एक कॉपी बना के एक कॉलम बढ़ानी है, टेम्परेचर की एक कॉपी बना के एक कॉलम बढ़ाना है, ह्यूमिडिटी की एक कॉपी बना के, ठीक है, एक कॉलम बनाना है, और विंड की एक कॉपी बना के एक नया कॉलम बनाना है। 4 कॉलम नए बनाने हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनानी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनानी, उसका कॉपी ऐसे बनानी है कि न्यूमेरिकल डेटा में आ जाए। सनी है तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, रेन है तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ओवरकास्ट है तो उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये सब लेवल है भाई। कुछ तो काम लेवल एनकोडर पे भी छोड़ दो, ठीक है। तो ये काम हमने लेवल एनकोडर पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो 4 कॉलम्स को हमें, 4 जिसमें स्ट्रिंग डेटा है उसको एक 4 कॉलम और बनाने, नए बनेंगे, नए कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा होगा, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे लगा दिया एनकोडिंग 1, ये वेरिएबल्स के नाम है सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल किया क्योंकि 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से। अब देखो इजी कंस्ट्रक्टर को यूज करके हमने फंक्शन लगाया फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ये फंक्शन का नाम है, और हमें यहाँ पे दे देना है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो एक्स और ब्रैकेट में क्या लिख देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देना है, उस कॉलम का नाम। तो आउटलुक है, पहले वाले का आउटलुक है, दूसरे का टेम्परेचर है, तीसरे का ह्यूमिडिटी है, चौथे वाले का विंड है। तो उससे क्या बना, उससे एक नया कॉलम बना, और उसी डेटा फ्रेम में ऐड करना है। तो डेटा फ्रेम में कैसे ऐड होता है वो मैंने आपको बताया था, पहले हमने यूज किया था, क्या यूज किया था, एक्स या डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट टारगेट इक्वल्स टू डी स्क्वायर ब्रैकेट टारगेट। डिक्शनरी का टारगेट उठा के हम क्या कर रहे थे, डिक्शनरी का टारगेट उठा के हम डीएफ के टारगेट में ऐड कर रहे थे। तो एक्चुअल में डेटा फ्रेम में एक नया, ठीक है, टारगेट वेरिएबल ऐड हो रहा था। तो कभी भी आपको अगर डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना है, बड़ा सिंपल है, कोई मेथड ऐड नहीं लगाना है, कोई मेथड नहीं लगाना है। कभी भी आपको डेटा फ्रेम में अगर नया कॉलम ऐड करना है, डू नॉट यूज एनी मेथड, सिंपली राइट डेटा फ्रेम नेम स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम। तो ये बना एक नया कॉलम। अब इस कॉलम में आएगा क्या, वो राइट हैंड साइड में इक्वल के बाद में जो लिखा है वो आएगा। तो इक्वल के बाद में क्या लिखा है, ठीक है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स आउटलुक। एक्स आउटलुक की जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग में है, लेकिन फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, जिसमें एनकोडिंग है, एनकोडिंग 1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे कॉल किया है। तो ये काम उसका है। अब ये कन्वर्ट करेगा आपके रेनी वाले को, ओवरकास्ट वाले को और सनी को कन्वर्ट कर देगा, ये इसका काम है। लेवल एनकोडर से ही काम हो रहा है। और वो चलेगी कहां पर, एक नए कॉलम में, इसका नाम दे दिया है भाई, आउटलुक था इसका, इसका आउटलुक अंडरस्कोर एन दे दिया है।
टेम्परेचर अंडरस्कोर एन दे दिया है, ह्यूमिडिटी अंडरस्कोर एन दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, एक नए कॉलम का नाम दे दिया है, ठीक है। हाँ सर हाँ ये जो एनकोडिंग 1 2 3 4 लिखा है सर, इसकी जगह एक ही बार ऑब्जेक्ट को कॉल करा लेते हैं और फिर सब में एनकोडिंग लगा देते हैं। हाँ, नहीं 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 करेंगे, नहीं करेंगे, उसका रीजन है, उसका रीजन है, ठीक है, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, एक्चुअल में देखो, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, ठीक है, जब हम पहली बार फिट अंडरस्कोर मॉडल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो होता क्या है, इसकी बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ होती है। जो आपके पास, आप देखो एनकोडिंग वर्ड, एक मिनट अभिजीत जी, इसको अपना म्यूट कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, ठीक है। एनकोडिंग वन डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म है, तो ये है एनकोडिंग वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका फिट अंडरस्कोर आउटलुक। तो ये जो डेटा है इसके साथ बाइंड हो गया है, यानी कि इसमें भी चेंजेस हुए हैं, इसमें भी चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस हम किसी दूसरे में नहीं देखना चाहते, इसीलिए मल्टीपल कॉपीज बनाई है, ठीक है। तो एनकोडिंग वन के साथ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम देखो, अब मैं इसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, जैसे, ठीक है, इस चीज को ऐसे समझो, जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, एक डिक्शनरी बनाई, तो 1:10 है, 2:20 है, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया क्या, डी डॉट पॉप, पॉप, ठीक है, और की, है ना, की क्या कर दी 1, ठीक है। या एक डिक्शनरी और बना लेता हूं, D1, ठीक है, D1 के अंदर दे देता हूं 3:30 और 4:40, ठीक है। अब दो डिक्शनरी है, डी और D1 है ना, डी और D1, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, कॉलन नहीं लगा, इसको कॉपी बना देता हूं, ठीक है। तो दो डिक्शनरी है मेरे पास, एक है डी और एक है D1, ठीक है। अब मैंने जब कॉल किया है, डी डॉट पॉप लगाया, डी डॉट पॉप लगाया, और पॉप में क्या कर दिया, या अभी मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज, मान लो सेम ही ले लेता हूँ, है ना, D1 में मैं दोबारा से सेम ही ले लेता हूँ, D1 इक्वल्स टू, ठीक है, एक डेटा तो कम से कम सेम ले ही लेता हूँ, तो 1:10 और यहाँ पे भले ही 6:60 लिख दो, ठीक है। अब दो डिक्शनरी है, डी में क्या है 1:10 2:20, और D1 में क्या है 1:10 और 6:60, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डी डॉट पॉप लगाया 1 के साथ, तो मेरे को बताओ किस डिक्शनरी के साथ चेंजेस आएंगे, किस डिक्शनरी में चेंजेस होंगे। सर जिसमें 1:10 है। 1:10 तो दोनों में है, लेकिन जो नई वाली है उसमें चेंजेस होंगे। नई वाली में चेंजेस होंगे ना, नई वाली से कोई मतलब नहीं, नई पुरानी कुछ नहीं होती, आप देखो ना। D1 में चेंजेस होंगे ना। क्यों होंगे, सर क्योंकि बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, सोचो भाई, और लोग बताओ। सर डी में होंगे, सर डी में। डी में होंगे ना, हाँ डी में होंगे सर। डी डॉट पॉप लिखा है, दो डिक्शनरी है, डी डॉट पॉप लिखा है, तो हाँ यस सर। डी डॉट पॉप लिखा है, तो आप ये सोचो कि मैंने पॉप मेथड लगाया, एक डिक्शनरी थी डी और एक डिक्शनरी थी D1, तो अब आप ये सोचो कि भाई दोनों में डेटा है, अब मैंने पॉप किया, एक एलिमेंट को पॉप किया, अब ये डी से पॉप होगा या D1 से पॉप होगा, ये बता रहा है ना। अब यहाँ पर भी क्या है, डी ऑब्जेक्ट है, डी जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा है ना, तो डॉट के बाद मेथड का नाम होता है, डॉट से पहले ऑब्जेक्ट का नाम होता है, तो डॉट से एसोसिएशन किसका है, ठीक है, ये मेथड का एसोसिएशन किस ऑब्जेक्ट के साथ है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ है उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है, उसमें चेंजेस होंगे, तो डी में चेंजेस होंगे, D1 में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर है, ऐसे यहां पर है, एनकोडिंग 1 है, तो आप जो चेंजेस कर रहे हो, जिस फंक्शन के लिए कॉल कर रहे हो, वो चेंजेस कर रहा है एनकोडिंग 1 में, तो एनकोडिंग 1 में कर रहा है तो उसके चेंजेस अलग हैं, एनकोडिंग 2 में चेंजेस होंगे, वो चेंजेस अलग हैं, इसीलिए हमने अलग अलग लिया है। आया समझ में, यस सर। है ना, ये सब कुछ वही तो है, मेथड है, वहां पे पॉप मेथड था, यहाँ पे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, वहां पर वैल्यू दी थी, यहाँ पर हमने एक्स आउटलुक दिया है, वहां पर डी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एनकोडिंग 1 ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर वहां पर भी था, डॉट ऑपरेटर यहाँ पर भी है, डॉट से पहले जो होता है उसे एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट में फंक्शन की वजह से चेंजेस हो सकते हैं, और चेंजेस अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए हमने अलग अलग वेरिएबल्स लिखा है, ठीक है, दैट इज द रीजन, that's why I have taken 4 variables, ठीक है।
तो भाई सबके 4 कॉलम्स और बन गए। तो भाई 4 कॉलम्स ये थे, फिर एक कॉलम था 5, और अब नए 4 कॉलम और बन गए। तो देखो मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। ठीक है, ये हो गए और फिर चला दिया मैंने x। नाउ यू कैन चेक हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 5 4 9 हो गए। अब आप देख सकते हो आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ठीक है। एक्सक्यूज मी और सर, हाँ, सर वो आउटलुक अंडरस्कोर एन क्यों लिखा गया है? आप कोई भी नाम, एक एक कॉलम का नाम देना है, एक कोई ओके नया सर, नाम सर देना है ना, गॉट इट कोई भी सर, नाम गॉट दे इट। दो, है ना। ठीक है, यू कैन प्रोवाइड एनी नेम। ठीक है, बस मैंने आउटलुक वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये इससे ही बना है। ठीक है, आप अंडरस्कोर एन यूज करो, x1 यूज करो, वट एवर यू वांट। ठीक है, बस आउटलुक थोड़ा इसलिए यूज कर लो क्योंकि उस कॉलम से बना है, ये आपको पता चलता है। ठीक है, अब इतना बन गया, अब इतना बन गया। अब हमें काम किस पे करना है? काम करना है न्यूमेरिकल डेटा पे। आउटलुक का बनाया आउटलुक अंडरस्कोर एंड, टेम्परेचर का बनाया टेम्परेचर अंडरस्कोर एंड, ह्यूमिडिटी का बनाया ह्यूमिडिटी अंडरस्कोर एंड, विंड का बनाया विंड अंडरस्कोर एंड। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट लिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स की बात कर रहे हैं ना, एक्स की बात कर रहे हैं, पूरे डेटा फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स मतलब इंडिपेंडेंट। अब ये 4 कॉलम है जिसमें स्ट्रिंग डेटा है, वो हमारे काम के है नहीं, वो हमारे काम के है नहीं, तो हटा दो उन्हें। हमें तो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करना है ना, उसकी कॉपी बना के हमने उसमें एनकोडिंग लगा दी थी। तो ये 4 कॉलम जो हमारे सनी, हॉट, हाई, फॉल्स हैं, ये हमारे काम के नहीं, हटा दो इन्हें। ठीक है, तो मैंने इसको नीचे हटाने की कोशिश की है। तो देखते हैं भाई, इसको नीचे लेके आया। अब देखो ड्रॉप कर दिया मैंने, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करना हमें आता है। ठीक है, आउटलुक, अब देखो एक बार में चारों को ड्रॉप कर दिया, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। एक्सेस क्या होगी? कॉलम्स। ठीक है, चारों को कर दिया ड्रॉप। भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई काम नहीं है तुम्हारे से, काम हो ही नहीं रहा है ना, स्ट्रिंग डेटा है, काम ही नहीं हो रहा है। तो हमने फिर दूसरे डेटा बनाया। अब नाम बना दिया, एक्स का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो नाम दे दिया। अब आप चेक करो, अब चेक करो क्या क्या आ रहा है। तो देखो वो हटकर अब क्या आ गए, वो हटकर अब ये आ गए, वो हटकर अब ये आ गए। ठीक है, अब आपको, आपने बिल्कुल भी इसमें ये दिमाग नहीं लगाया कि विंड अगर सनी है तो 2 हो जाए, 1 हो जाए, और इस बात की लड़ाई है ही नहीं है कि वाई ओनली 2। ठीक है, कि हॉट को 2 ही क्यों, है ना, 1 क्यों नहीं। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, ये खुद ही करेगा। अच्छा, एक बार इसने कर दिया तो फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया। और फिक्स कैसा हो गया? बिल्कुल जो 14 रोज थी वही 14 रोज यहाँ पर है, वहां भी 14 रोज थी, यहाँ पर भी 14 रोज है। और जो पहली रो थी वही पहली रो यहाँ पर है। कोई शफलिंग अभी कहीं हुई नहीं है, रैंडमनेस कहीं नहीं आई है, शफलिंग कहीं नहीं हुई। वो भी 14 रिकॉर्ड्स थे, ये भी 14 रिकॉर्ड्स है। और पहला रिकॉर्ड जो था उसी की मैपिंग यहाँ पर भी पहले रिकॉर्ड में है। तो आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, 2 जो वैल्यू आ रही है किसके लिए है बताओ? आउटलुक में किसके लिए? सनी, ओवरकास्ट, रेन, पहला वाला डेटा सनी। सनी की वैल्यू मतलब कितनी है? सनी की वैल्यू कितनी है? सनी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2। ठीक है, तो भाई चाहो तो आप अभी कहीं पर लिख लो। ठीक है, बाद में हम चेक भी कर सकते हैं। तो सनी का मतलब है 2। ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा, सनी का मतलब है 2। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। तो भाई सनी की वैल्यू 2, ये चीज हमने देख ली। चलो भाई, अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं। सेकंड कॉलम में टेम्परेचर की वैल्यू है, पहले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पहले रिकॉर्ड से ही हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, पहले रिकॉर्ड से ही पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2 था तो सनी, और टेम्परेचर में 1 है, इसका मतलब टेम्परेचर में 1 है, यानी कि क्या होगा? टेम्परेचर 1 का मतलब क्या है? क्या है बताओ जल्दी से? टेम्परेचर 1 मतलब हॉट। हॉट। अच्छा, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी दिख रहा है ना, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं, ये लिख तो रहा है, सामने ही लिख रहा है। सनी का मतलब 2, हॉट का मतलब 1, ह्यूमिडिटी हाई का मतलब 0। अब देखो हाई का मतलब 0 ले लिया है इन्होंने। ठीक है, तो कोई किसी बात की लड़ाई नहीं है, वो उसने कर दिया एनकोडिंग, है ना। और फॉल्स का मतलब 0। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि भाई 0 फॉल्स के लिए क्यों। अगर वो 0 ट्रू के लिए भी ले लेता है तो भी ठीक है ना, उसने एनकोडिंग कर दिया। तो ये हो गया। अब हमारे पास सारा का सारा न्यूमेरिकल डेटा है। नाउ आई कैन अप्लाई फिट मेथड, नाउ आई कैन ट्रेन द डेटा। अब ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा अब है। तो अब मैं लगा देता हूँ फिट मेथड। पहले नहीं लगा पा रहा था, पहले नहीं लगा पा रहा था, तो फिट मेथड लगा दिया और सक्सेसफुली रन हो रहा है, जो कि पहले दिक्कत कर रहा था। ठीक है, तो इसको मैंने लगाया। ठीक है, लगा दिया, बिल्कुल सक्सेसफुली चला। मैंने प्रिडिक्ट किया, और प्रिडिक्ट मैंने देखो प्रिडिक्ट क्या किया, 2100 पे। 2100 का मतलब क्या? न्यूमेरिकल डेटा देना है,
2100 का मतलब क्या है? 2100 का मतलब है, पहले दिया हमने सीजन का डेटा, 2 का मतलब था, ठीक है, 2 का मतलब क्या था, 2100 दे दिया, तो मतलब मैंने पहला वाला रिकॉर्ड ही दे दिया, पहला वाला रिकॉर्ड ही दे दिया 2100, ये है ना 2100, ठीक है, प्रेडिक्ट मैंने 2100 दे दिया। तो आप बताओ खेलने जाओगे या नहीं जाओगे? ठीक है, तो वो सही क्लासीफाई किया है, और देखो नो आ रहा है, आंसर आ रहा है नो, नहीं जाएंगे खेलने, ठीक है, सही क्लासीफाई कर रहा है। और चाहो तो आप एक्चुअल डेटा में देख सकते हो, मैं यहाँ पे CSV फाइल में दिखा देता हूँ, नो ही था आंसर, आंसर हमारा नो ही था, तो बिल्कुल सही क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कर दिया इसने क्लासीफाई, और क्योंकि हम डिसीजन ट्री यूज कर रहे थे, तो भाई क्या है, डिसीजन ट्री भी बना के दिखा देते हैं। तो डिसीजन ट्री इधर बना नहीं है, बट यू कैन प्लॉट डिसीजन ट्री, ठीक है, वो 4 लाइंस लिखेंगे, यहाँ पर भी डिसीजन ट्री बनेगा, ठीक है, तो वो 4 लाइंस हम लिख देंगे, यहाँ पर भी हमें डिसीजन ट्री मिल जाएगा, ठीक है। चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही लाइंस में लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्कोर कैलकुलेट किया है, ये स्कोर कैलकुलेट हो गया, और ये 4 लाइन चाहो तो कॉपी पेस्ट कर दो, चाहो लिख दो, चलो मैं लिख ही देता हूँ, import matplotlib डॉट pyplot as plt डॉट फिगर, और इसके अंदर पैरामीटर पास किया था फिक्स साइज, ठीक है, जिसके अंदर विड्थ और हाइट देनी है, तो 1510 दे देते हैं। और इसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, इसके अंदर था प्लॉट ट्री, प्लॉट अंडरस्कोर ट्री, और इसके बाद था प्लॉट अंडरस्कोर ट्री, जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, मॉडल पास किया था, एक्चुअल में मॉडल पास किया, तो मॉडल का नाम क्या था, हमने मॉडल ही लिया होगा वैसे, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं क्या नाम दिया है हमने, मॉडल, हाँ मॉडल ही लिया है, ठीक है, मॉडल ही नाम लिया है, ठीक है। मैं ज्यादातर मॉडल लेने की ही नाम में मॉडल लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत जगह आपको देखा होगा कि CLF लिखा है या REG लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा मॉडल नाम ही यूज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद रहे, ठीक है, कि मॉडल है मतलब ये मॉडल हमने बनाया, और मॉडल में मॉडल नाम के वेरिएबल में है, ठीक है। तो मॉडल, और फिर फील्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तो ये हम करेंगे तो हमारे पास डिसीजन ट्री आ जाएगा, देखो भैया डिसीजन ट्री आ गया। और हमने इम्प्योरिटी के लिए बाय डिफॉल्ट वाला यूज किया, तो ये आ गया, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा डिसीजन ट्री, ठीक है। और कैटेगरी देखो क्या आ रही है लास्ट में, ठीक है, 5-9 का मतलब क्या है, 5-9 मतलब खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखो देखो, अब देखो यस और नो वाली कैटेगरी भी दिखाता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको कल दिखाया था, यस और नो। तो देखो आपको जो पहला वाला रूट नोड है, आप रूट नोड को देखो, रूट नोड में वैल्यू कितनी है, 5 और 9, 5 और 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 और 9, 5 और 9, लास्ट वाला जो फील्ड था वो मैंने बताया ना, कितने यस है कितने नो है, तो देखो नो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नो है, 5 नो है, तो देखो 5 नो, 5 बता रहा है ना, नो वाले को पहले लिख रहा है, ठीक है, और 9 आपके यस, तो यही यस नो नीचे जो वैल्यू आ रही है वो यस नो में आती जा रही है, ठीक है। और जब या तो यस जीरो हो जाए या नो जीरो हो जाए, ठीक है, या तो यस जीरो हो जाए या नो जीरो हो जाए, वो हमारा प्योर स्प्लिट होगा और गिनी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो आप देखो यस, यहाँ पर गिनी की वैल्यू जीरो हो गई, या नो जीरो हो गया, या यस जीरो हो गया, जहां यस या नो जीरो हो जाएगा, या गिनी इंडेक्स जीरो हो जाएगा, या एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, वहीं पर वो लीव लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है डिसीजन ट्री, ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूँ, छोटी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी चीज है, ओवर फिटिंग हो सकती है इसमें, ओवर फिटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ओवर फिटिंग करने के लिए एक कॉन्सेप्ट और होता है, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टर्म आता है यहाँ पे प्रूनिंग, ठीक है, प्रूनिंग, है ना, ठीक है। तो प्रूनिंग का मतलब होता है, देखो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम ट्री बना रहे हैं ना, डिसीजन ट्री, ठीक है। आप रियल लाइफ में सोचो, रियल लाइफ में ट्री है, अब ट्री है, ट्री बड़ा होता जा रहा है, ट्री पहले छोटा था, फिर ट्री बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, ठीक है। तो ट्री को आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि बहुत बड़ा ना हो, तो उसको आप काटना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, काटते हो, है ना, उसको शेप देने की कोशिश करते हो कि बहुत बड़ा ट्री ना हो,
तो उसको आप काटने लगते हो, ठीक है। जो हम काट रहे हैं, ठीक है, जिसको हम छांटना भी बोलते हैं, कि हम इस पेड़ को छांट रहे हैं, ठीक है, पेड़ को छांट रहे हैं, तो दैट टर्म इज नोन एज, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। उस वर्ड को कहते हैं प्रूनिंग, ठीक है। तो वही प्रूनिंग यहां पर भी करनी है, रियल लाइफ में भी कर रहे हैं, यहां पर भी करनी है। यहाँ पे क्यों करनी है, ठीक है, वहां पे क्यों करनी है वो आपको समझ में आता है। यहाँ पे क्यों करनी है, यहाँ पे इसलिए करनी है कि आप डिसीजन ट्री जो बन रहा है, अभी तो 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और कैटेगरीज भी जो यस नो है या सनी है, रेन और रेनी है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। आपका डिसीजन ट्री लेकिन बहुत बड़ा हो सकता है अगर डेटा आपका बहुत ज्यादा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, तो कैटेगोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपका जो डिसीजन ट्री है बहुत बड़ा हो सकता है। और बहुत बड़ा डिसीजन ट्री होता है तो वो दैट विल रिजल्ट इन ओवरफिटिंग, दैट विल रिजल्ट इन ओवरफिटिंग। तो भाई डिसीजन ट्री बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सा है, रियल लाइफ में सोचो, जब ट्री बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे ना। तो यहाँ पे फिर किया जाता है प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब डिसीजन ट्री बहुत बड़ा ना हो। तो प्रूनिंग दो तरीके की प्रूनिंग होती है, एक होती है प्री प्रूनिंग, एक होती है पोस्ट प्रूनिंग, ठीक है। पोस्ट प्रूनिंग नाम से समझ में आता है, प्री और पोस्ट सब जानते ही हैं, प्री और पोस्ट का क्या मतलब होता है। पोस्ट प्रूनिंग मतलब आपने डिसीजन ट्री बना दिया है, डिसीजन ट्री बन चुका है, डिसीजन ट्री बनने के बाद, ठीक है, आप उसको काट रहे हो, ठीक है, वो पोस्ट प्रूनिंग है। अभी मैं बताऊंगा कैसे हम यहाँ पर, ठीक है, कैसे उसकी डेप्थ कम करेंगे, जो डिसीजन ट्री है उसको छोटा कैसे करेंगे। एक होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डिसीजन ट्री, जब हम ट्री बना रहे हैं उसी टाइम पर हम प्रूनिंग करते हैं, तो वो होती है हमारी प्री प्रूनिंग, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल सा है, कैसे करेंगे। यहां पर अगेन कंस्ट्रक्टर, मैंने बताया कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर अगर आपने, ठीक है, उस पर काम करना आ गया, इसका मतलब बहुत अच्छे से आपने वो चीज सीख ली है। तो इसमें एक, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन लगाया था, क्राइटेरियन में हमने एंट्रोपी दिया था या गिनी दिया था, ठीक है। गिनी बाय डिफॉल्ट होता है, हमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंट्रोपी हमें लिखना पड़ता है जानबूझकर अगर आप चाहते हैं तो क्राइटेरियन इक्वल्स टू एंट्रोपी। ऐसे एक पैरामीटर और होता है विच इज नोन एज मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ। मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मैक्सिमम डेप्थ। तो जो ट्री की जो डेप्थ है वो आप कितनी रखना चाहते हो, ट्री की डेप्थ कितनी रखना चाहते हो, ठीक है, ट्री की डेप्थ आप कितनी रखना चाहते हो, तो आप उसको लिमिट कर सकते हो कि भाई इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा, उससे ओवरफिटिंग रुकेगी कैसे, हम डेप्थ कम कर रहे हैं, तो डेप्थ कम कर रहे हैं तो उससे ओवरफिटिंग कैसे रुकेगी, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम, प्रूनिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी डेप्थ कम करनी है, ठीक है। तो डेप्थ क्यों, अच्छा डेप्थ कम क्यों कर रहे हैं, या उस कम करने से कैसे हो जाएगा, कम करने से इसलिए हो जाएगा, आप जो देख रहे हो यहाँ पे जैसे वैल्यू 0 हो गई है, यस और नो वाला, किसी नो या तो 0 हो गया या यस 0 हो गया, तो कभी कभी मान लो 0 नहीं हो पा रहा है। 0 क्यों नहीं हो पा, 0 कहाँ हो रहा है, मान लो आपने जो ट्री बनना है वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, बहुत बड़ा बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये सोच के चलो कि 0 होने के लिए वो कंप्लीट ट्री बनना है, मतलब 0 होने के लिए वो कंप्लीट ट्री बनना है, और बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, ठीक है, और लास्ट में आके 0 हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई बीच में या 2-3 स्टेप के बाद में ही कि 0 नहीं हुआ, लेकिन कहीं ऐसा हो गया कि 50 यस आ रहे हैं, 50 यस आ रहे हैं और एक नो आ रहा है, 50 यस आ रहे हैं और एक नो आ रहा है, ठीक है, या 100 यस आ रहे हैं, एक नो आ रहा है, और इसके नीचे आप 0 बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम बाद बन रही है। तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन कंक्लूड दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है, यू कैन कंक्लूड एट दिस पॉइंट ऑल्सो, भले ही वो 0 नहीं हुआ है। 100,1 का रेशियो आप समझ रहे हो कि मतलब 100,1 100 यस है, एक नो है, तो आप वहां पर भी कंक्लूजन दे सकते हो कि 100,1 मतलब प्योर फिट, आप मान सकते हो कि दिस इज प्योर फिट। तो अगर आपका 50-50 है या 70-30 है तो ठीक है, लेकिन कहां कहां ऐसा लग रहा है कि 1 और 99 का रेशियो है, तो आप वहां पर भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है।
तो मैक्सिमम डेप्थ लेते हैं कि कहीं पर अगर ऐसा आ रहा है कि 101 का रेशियो आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्री बनाते ही चल रहे हैं। तो ये हम स्टॉप कर सकते हैं, हमारे पास एक फैक्टर होता है मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ, ठीक है। तो इसी ट्री में मैं आपको मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ करा के दिखा देता हूं, या मैंने एक और कोड लिया है, या मैं इसी में ही चलो चला देता हूं। तो ठीक है, तो मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ का कॉल करना है, मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ कॉल करना है आपको, ठीक है, उसी कंस्ट्रक्टर में कॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर था, डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्टर, ये या पहले वाले केस में ले लेते हैं, पहले वाले केस में ले लेते हैं, उसका ट्री भी काफी बड़ा है, ठीक है, इसका ट्री भी काफी बड़ा है। तो देखो डेप्थ क्या होता है, डेप्थ इंडेक्स चलेगा ऊपर से 0, तो एक एक लेवल नीचे आते चलेंगे। तो डेप्थ आप देखो कितनी है, सबसे टॉप पर रूट नोड, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 5 5 5 5 5 डेप्थ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 5000 था, ये 049 था। अब देखो यहाँ पे जैसे ये ग्रीन वाला केस देखें, 0 1 स्टार्टिंग से देखो, पहले वाले को मैं इंडेक्स 0 दे रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले को इंडेक्स 0 दे रहा हूँ, तो रूट नोड का 0 इंडेक्स है, तो 0, फिर नीचे है 1, फिर 2, फिर 3। तो लेफ्ट मोस्ट में 3 वाला देखो, जहां पर x3 लेस देन इक्वल टू 1.5 है ना, x3 लेस देन इक्वल टू 1.5 है। दिख रहा है सबको? पहले आप मेरे को बताओ, दिख रहा है सबको? यस सर। है ना। एंट्रोपी की वैल्यू 0.146 है, सैंपल्स में 48 है, और वैल्यू में 0.471 है। अब 0.471 है, अगर ये होता है 0.470 तो क्या मैं फर्दर स्प्लिट करता? सर नहीं करता। तो अब 0.471, अब 1 मतलब एक है, मतलब नियरली 0 है। तो हम डिवाइड, इसकी जगह जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, हम वहां पर भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेप्थ कर दूं, जैसे मान लो 0 1 2 3, ठीक है, डेप्थ कर दूं अगर 3, तो देखो ये वाला जो ट्री जो अभी आ रहा है वो ट्री आपका 3 पर ही रुक जाएगा। कैसे? यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देता हूं, तो देखो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूं, ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर क्राइटेरियन हमने एंट्रोपी लगाया था, यहाँ पे एक पैरामीटर लग जाएगा मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ, ठीक है, जिसके अंदर दे देते हैं 3, ठीक है 3। तो इसको मैंने दोबारा से रन किया, मैक्स अंडरस्कोर 3 क्या कह रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नमपाई। अच्छा ये तो हमारा न्यूमेरिक वाला डेटा था, ठीक है, तो कहाँ गया, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू सनी, ये कौन सा वाला डेटा है, आयरिस, आयरिस, ओके, दोबारा से रन करते हैं, ये मैंने रन किया, ठीक है, हट तो नहीं गया है डेटा, ये है हमारे पास, ठीक है, दोबारा से इसको रन किया, ये रन हो गया, ठीक है, ये लिया, एक्यूरेसी ये वाला भी रन कर देते हैं, ठीक है, और देखो मैक्स डेप्थ में 3 कर दिया है ना, तो नीचे नहीं जाएगा। अब मैं कर देता हूँ डिसीजन ट्री, अभी आप देख लो, एक बार फिर देख लो, ठीक है, अभी तो मैंने रन नहीं किया है। 0.47 टोटल देख लो कितना है, ठीक है, चाहो आप 1 से स्टार्टिंग कर लो काउंटिंग, चाहे 2 से, लेकिन जब मैक्स डेप्थ देंगे तो हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो ये जो आ रहा है इसको मैं अब रन करता हूँ, ठीक है, तो पुराना रिकॉर्ड दिखा दिया मैंने, ठीक है, या टोटली काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 अगर 1 से काउंटिंग कर रहा हूँ तो अब देखना, मैं इसको कर देता हूँ रन। अब देखो, देखो भाई, अब देखो कम हुआ, कम हुआ, यस सर। ठीक है, तो देखो 0.47 1 पर रुक गया है, अब उसने फर्दर स्प्लिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी काम हम कर सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत होते हैं, रिकॉर्ड्स बहुत होते हैं, और रिकॉर्ड्स में कैटेगोरिकल वैल्यू भी बहुत होती है, तो आप सोचो डिसीजन ट्री कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। और जब डिसीजन ट्री बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है तो वो ओवरफिटिंग उसमें होने लगती है, तो उस ओवरफिटिंग को हम रोक सकते हैं। हाँ हाँ बताओ। सर ये x2 लेसर इक्वल टू 4.85 जो है, कहाँ पर? सर राइट साइड में ब्लू। राइट साइड में ब्लू, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर जिसमें वैल्यू G145 है सर, ये एक मिनट, पहले ये यहाँ से जूम वाला ये मैं हटा देता हूँ। हाँ आप बताओ, अब बताओ, बताओ। सर ये इसमें वैल्यू है G145 सर, ये भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
यू कैन स्टॉप एट लेवल 2 ऑल्सो, ठीक है, कर सकते हो, है ना। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो। तो सर लेफ्ट वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, लेफ्ट वाले पे देखो एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना। आपको लगेगी नहीं एक्यूरेसी एकदम गड़बड़ा जाएगी, एक्यूरेसी एकदम गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होगी, इतनी गड़बड़ नहीं होती एक्यूरेसी, है ना। और देखो यहाँ पर तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो मैनुअली करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो मैनुअली हमने देखी, तो यहाँ पे तो पोस्ट प्रूनिंग में तो हमें मैनुअली देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जब हम प्री प्रूनिंग करेंगे तो प्री प्रूनिंग में, या हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें हम ये पता लगाते हैं कि विच विल बी द बेस्ट, ठीक है। जैसे हम प्री प्रूनिंग में भी करेंगे, जैसे हमने ग्रिड सर्च सीबी लगाया था पहले एक बार। ग्रिड सर्च सीबी क्या होता है, वो हमें मतलब एक ऐसे पैरामीटर्स का सिलेक्शन देता है जिसपे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ग्रिड सर्च सीबी क्या है, हम बहुत जगह लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं ग्रिड सर्च सीबी। वो हमें क्या देगा, जो बेस्ट वैल्यूज होती हैं, अलग अलग पैरामीटर्स की जो बेस्ट वैल्यू होती हैं, वो ये बता देगा कि इसके लिए ये बेस्ट दे रहा है, तो हम वो वाली वैल्यू फिर यूज कर लेते हैं। तो वो वैल्यू यूज करेंगे, वो बिल्कुल आइडियल होगी, ठीक है। तो ग्रिड सर्च सीबी हम लगा सकते हैं, यहां पर हम मैनुअली देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया है। एक बार चाहो तो मैं पोस्ट प्री पुलिंग का और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ग्रिड सर्च सीवी करके और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, वो दूसरी आईडी पर है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको लॉग आउट कर देते हैं, sign out। हम्म, तो प्री प्रूनिंग, सर हाँ हाँ सर एक एनपीटेल से सर एक कोर्स आया है एथिक। हाँ हाँ सर, तो वो हाँ हाँ, कंपलसरी है क्या सबके लिए? वो कंपलसरी है, कंपलसरी है। वो तुम्हारा क्या है, जो सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है वो, एक्चुअल में तुम ये मानो, है ना। वो सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं ना तुम्हारे, यस सर। ठीक है, वैसे ही वो एक सब्जेक्ट है जो तुम्हें एनपीटीईएल से करना यस। है ना। कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि उसका तुम्हारा रिजल्ट में ऐड होगा वो। यस।
ठीक है, एक बार दोबारा से उसको स्टार्ट करके चलाता हूँ। ठीक है, तो उसको ले लेना, उस सब्जेक्ट को जरूर ले लेना, ऐसा मत करना कि वो ऑप्शनल है ना। यस सर। हाँ। सर आज वाली नोट भेज देना। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। अरे साइन इन की दिक्कत आ रही है। साइन इन बार बार। देखो भाई, प्री प्रूनिंग का एग्जांपल देखो। देखो आइरिस भाई मैंने ले लिया है, ठीक है, ये सारे स्टेप्स वही हैं डिसीजन ट्री। अब देखो एक पैरामीटर्स लिया, ठीक है, अब पैरामीटर्स में जैसे हमने बात की कि एंट्रोपी बेस्ट है, ठीक है, एंट्रोपी बेस्ट रहेगी, गिनी बेस्ट रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ कितनी अच्छी रहेगी, है ना। ये क्वेश्चन आता है ना कि वाई ओनली टू, टू पे क्यों रुके, थ्री पे क्यों रुके। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ की अलग अलग वैल्यूज ले ली, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ की अलग अलग वैल्यू दे दी, 1 2 3 4 5, आप जो मर्जी हो वो ले लो, ठीक है। मैंने रैंडमली 5 वैल्यूज ले ली, मैक्सिमम डेप्थ ले लिया, क्राइटेरियन ले लिया, ये कुछ होते हैं स्प्लिटर कैसा ले लिया, बेस्ट ले लिया, रैंडम ले लिया, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। आप एसकेलेन गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, आपको ये लाइब्रेरी में मिल जाएगी, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दीज
पैरामीटर्स, ठीक है, तो वही हमें यूज करना है। तो हम वो क्या क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम फीचर्स क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कलेक्शन ले लिया, डिक्शनरी की फॉर्मेट में है, ये पैरामीटर्स ले लिए, एंड among all these parameters, among all these values, we have to select the best one। मतलब क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो ग्रिड सर्च सी भी हमारा ये काम करता है। तो हम ग्रिड सर्च सी भी हमने लगाया, पहले भी हम एक बार लगा चुके हैं। तो मॉडल सिलेक्शन के अंदर ही ग्रिड सर्च सी भी होता है, जिसमें हम अपने मॉडल को पास करके, मॉडल हमारा डिसीजन ट्री है। इसमें पैराम अंडरस्कोर ग्रिड में हम ये पैरामीटर्स पास कर देंगे जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स जो नाम का वेरिएबल है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने जो डिसीजन ट्री के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें से 4 ले लिए हैं, ठीक है। आप और भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये पास किया, एक्यूरेसी स्कोरिंग में डाला और क्रॉस वैलिडेशन में 5 दे दिया, ठीक है। तो ये जब मैंने अप्लाई किया तो ये आपको इतना अच्छा फंक्शन है, ये इतना अच्छा कंस्ट्रक्टर है, मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना अच्छा फंक्शन है कि ये आपको बताएगा कि आप ये वाली चीज लो, एंट्रोपी लो या गिनी इंडेक्स लो, वो ये बताएगा कि एंट्रोपी लोगे तो ज्यादा बेटर है, गिनी इंडेक्स लोगे तो बेटर है, ठीक है, या गिनी इंडेक्स बेटर नहीं है, ये आपको बताएगा, ठीक है। आपको ये भी बताएगा कि मैक्सिमम डेप्थ 1 वाला अच्छा है या 2 वाला अच्छा है या 3 वाला अच्छा है या 4 वाला अच्छा है या 5 वाला अच्छा है, ये चीज आपको बताएगा। मतलब इतना अच्छा फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसको ही मैंने कॉल किया। तो ये कॉल करने के बाद फिर मैंने, ठीक है, मेरे को पता चल गया कि नया मॉडल हमारा ये है, ठीक है भाई। पहले मॉडल था, फिर मैंने ग्रिड सर्च सीवी से पता लगाया कि अच्छा मॉडल कौन सा है, तो वही मॉडल मैंने पास कर दिया, उसके अच्छी अच्छी वैल्यूज मैंने ले ली, ठीक है। तो फिर ट्रेन टेस्ट लगा के बाद फिर मैंने बेस्ट अंडरस्कोर परम अंडरस्कोर मैंने एट्रीब्यूट लगाया, ये हमने पहले भी लगाया था। ये आपको बता देगा कि हमें कौन सा क्राइटेरियन यूज करना चाहिए, कौन सा स्प्लिटर यूज करना चाहिए, कितनी डेप्थ रहनी चाहिए, कौन सा मैक्सिमम फीचर्स होना चाहिए। तो उसने साफ साफ बता दिया कि गिनी इंडेक्स बेस्ट रहेगा, मैक्सिमम डेप्थ 5 अच्छी रहेगी, मैक्स फीचर्स ऑटो अच्छा रहेगा, स्प्लिटर बेस्ट अच्छा रहेगा। तो ऐसा अगर आप करते हो, ठीक है, क्योंकि अब नया मॉडल बन चुका है, उसके लिए वैल्यूज आ चुकी हैं, तो उसके लिए अगर आप प्रिडिक्शन करोगे, एक्यूरेसी निकालोगे, दैट विल प्रोवाइड यू बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और आप वो जो 4 लाइन का कोड है जिससे डिसीजन ट्री बनना है, वो भी आप नीचे लिख सकते हो, और उसमें आप देखना कि जो डेप्थ है वो आपकी 5 होगी यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पर जो बेस्ट परम्स उसने लगाया है, उसमें उसने सोचा है कि 5 जो डेप्थ है वो बेस्ट रहेगी। तो ग्रिड सर्च सीवी जो होता है आपका, इतना अच्छा आपका फंक्शन है कि वो भाई हमें नहीं पता चल पाता है, कभी कभी हमें नहीं पता चल पाता है कि हम, जैसे KNN था ना हमारा, KNN में भी हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि KNN में लगा सकते हैं, वहां भी लगा सकते हैं। कि हम जैसे देख रहे थे ना, मैंने आपको एग्जाम असाइनमेंट दिया था कि आप K की डिफरेंट वैल्यूज पे पता करो कि इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो हमने मैनुअली उसको चेक किया, हमने हर एक पे अप्लाई करके देखा कि इस पे ये आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी हम जितने पैरामीटर्स है, कुछ पैरामीटर्स लेके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास जो भी डेटा आता है, कोई बहुत बड़ा डेटा आया, कोई नया डेटा मिला, हमें नहीं पता चलता, हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो जिसमें ग्रिड सर्च सीवी है, अगर आपको लगे कि हाँ मैं इसको यूज करूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो ग्रिड सर्च सीवी वो पैरामीटर्स जो हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाहे लीनियर रिग्रेशन है, चाहे लॉजिस्टिक है, चाहे SVM है, चाहे KNN है, चाहे डिसीजन है, कभी भी अंदर जब ट्यूनिंग करते हैं तो वो ट्यूनिंग में हमें नहीं पता होता कि कौन सा, लेकिन हमें पॉसिबल वैल्यूज पता है। तो उन पॉसिबल वैल्यूज में तो कौन सा सिलेक्शन हमारा अच्छा रहेगा, वो ग्रिड सर्च सीवी काम करेगा। मतलब इतना अच्छा वो फंक्शन दे रखा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। डिसीजन ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर।